हेलो। हेलो। तो मेरे ख्याल से ये स्टार्ट हो गया लाइव। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो दो सवाल दिए थे वो तो डिस्कस कर लिए थे, और दो सवाल और बच गए थे। आई होप तो उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं जो पुराने सवाल में थे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। कहाँ गया? तो मोनोटोनिसिटी में दो सवाल अपने पास और थे। क्वेश्चन कहाँ गया? यस, कंसिडर द फंक्शन। इट वाज लाइक कंसिडर द फंक्शन एफ एक्स। देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से वैसे तो मैक्सिमम बच्चों ने कर लिया होगा, बट फिर भी देख लीजिएगा। और x की वैल्यू दी है इसमें क्लोज 1 से क्लोज 6, ठीक है। और gx लिखा हुआ है मिनिमम f ऑफ t फॉर t 1 to x। और फिर फाइनली क्या लिखा हुआ है x 1 से 6। मेरे ख्याल से दिख तो रहा होना चाहिए। और इधर x माइनस 18 फॉर x ग्रेटर देन 6। बाकी क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है तो आप लोग वहां से डायरेक्टली देख सकते हैं। अभी जो द फॉलोइंग होल्ड्स, तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्या है कैसा है, ठीक है ना। तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये क्या हो रहा है। तो पहली चीज तो आप लोग देख सकते हैं कि जी एक्स क्या लिखा हुआ है, बोलो मिनिमम एफ ऑफ टी। इसको पहले तो डिकोड करना पड़ेगा अपन को। क्या बोलते हो? इसको सबसे पहले डिकोड करना पड़ेगा कि जो मिनिमम एफ ऑफ टी लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। डिकोड करना पड़ेगा अपन को, नहीं? तो मिनिमम एफ ऑफ टी के बारे में पहले बात करते हैं। तो आप पहले समझना है इसको, नहीं तो मतलब ये थोड़ा कॉमन सेंस वाला है। टी जब 1 से x है, जैसे आप मान लो कि आप सपोज कर लो निकालना चाहते हो g1, एक आध वैल्यू रख लो। थोड़ा सा पहले इसको ऊपर वाले पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आता ही होगा सेकंड पार्ट। जैसे g1 है तो g1 क्या हो गया मिनिमम। देखना, x को 1 रखा आपने, तो x जब भी 1 से 6 होगा तो हमेशा आप g1 g2 g3 से लेके g6 तक, मतलब x को 1 से 6 रखोगे तो हमेशा ये पहला वाला पार्ट फॉलो होगा, ठीक है। और ग्रेटर देन 6 के लिए वाला पार्ट फॉलो होगा, ठीक है। जैसे आप g1 निकालना चाहते हो तो g1 हो गया मिनिमम एफ टी फॉर टी लाइन बिटवीन 1 से 1। सोचना, तो टी 1 से लेकर 1 तक के बीच में 1 पे ही मिनिमम होगा, नहीं? अगर कोई बोले कि नहीं जी ऑफ 1.1 निकालना है तो x की जगह 1.1 डाल रहे हैं दोस्त, यहाँ ध्यान रखना। तो अगर x की जगह 1.1 अगर आप डाल रहे हो तो फॉर t यहाँ पे क्या होगा बोलो, 1 से लेकर 1.1। आप थोड़ा और फील ले लो, अगर लग रहा हो कि नहीं सर मेरे को तो ज्यादा फील नहीं आ रहा है, जैसे आप g3 निकालना चाहते हो या g3.1 निकालना चाहते हो, g√2 निकालना चाहते हो, कुछ भी ऐसी वैल्यू निकालना चाहते हो, तो एक्चुअली ये सब तो वैसा ही रहेगा, सिर्फ चेंज यहाँ पे आता जाएगा। 3 है तो यहाँ पे जाएगा, नहीं? अब इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के सोचो कि g1 इज मिनिमम एफ ऑफ टी, मतलब f का ही मिनिमम होगा। और t का इंटरवल क्या होगा 1 से 1। जैसे होता है ना कि हम लोग एफ थीटा इक्वल टू साइन थीटा का मिनिमम निकालते हैं व्हेन थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 से 0। ऐसा कोई सवाल बोल दे, मतलब थीटा रिस्ट्रिक्ट कर दिया और एक फंक्शन का मिनिमम पूछ रहा है उस इंटरवल में, तो यहाँ भी वैसे ही कह रहा है कि t का 1 से 1 में मिनिमम, तो 1 से 1 में तो मिनिमम तो 1 ही पे आएगा, नहीं? जी 1.1 एफ टी का मिनिमम जब टी 1 से 1 मतलब 1 से लेकर 1.1 में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वही जी ऑफ 1.1 होगा। g3 क्या होगा, एक्स टी जब 1 से 3 के बीच में जा रहा होगा, टी जब 1 से 3 के बीच में जा रहा हो तो उसमें जो सब मिनिमम है, यानी इसका मतलब क्या निकलेगा दोस्त, जी एक्स मतलब किसी भी एक्स पे अगर वैल्यू निकाल रहे हो जो एक्स 1 से 6 के बीच में, तो 1 से लेकर वहां तक जो भी एक्स है वहां तक के बीच में जो मिनिमम होगा वही जी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। तो इसको हम लोग डिकोड कैसे कर पाएंगे, जब तक एफ टी का हमें नेचर नहीं पता है, एफ एक्स का नेचर नहीं पता है कि किस तरह का फंक्शन है, तब तक डिकोड नहीं कर पाएंगे। यानी एफ एक्स का पहले पोस्टमार्टम चलेगा। एफ एक्स का पोस्टमार्टम कैसे चलेगा, एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 6 है दोस्त, कर देगा डिफरेंशिएट। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 18x प्लस 15। ये समझ में आ रहा है क्या?
अब 3 बाहर निकलने के बाद क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 दिख रहा है, 2 पॉइंट पे टूट रहा है 1 और 5, ठीक है। आप फैक्टराइज कर लो इसको, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5। हमको ध्यान रखना है कि x को 1 से 6 में हमें देखना है। आप फील करो 1 से 5 और फिर 6, तो 5 से बड़ा जब भी लोगे x को तो ये दोनों पॉजिटिव है, और 5 से छोटा जैसे लोगे ये नेगेटिव है। 1 से पहले नहीं देखना है, यानी इधर की साइड डिक्रीज करेगा और फिर इधर इंक्रीज करेगा। तो 5 पे वैल्यू निकाल लेते, पहले 1 पे वैल्यू निकाल लो, तुम थोड़ा सा फील लो। 1 पे वैल्यू कितनी है, 1 माइनस 9 प्लस 15 प्लस 6, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, नहीं निकाल भी सकते हो। 21 22 में से 9 गया, 13 के आसपास आएगा, ऊपर आएगा वैल्यू, फिर डिक्रीज करेगा। 5 पे वैल्यू देखोगे नेगेटिव होगा दोस्त। 125 225 है क्या, 75 प्लस 6, 5 पे ही निकाला ना, ठीक है लग रहा है मेरे ख्याल से। तो 75 और 125 200 में से 25 गया, -25 और प्लस 6 शायद -19 आएगा। तो यानी इसके बाद ये डिक्रीज करना चालू होगा, यहाँ पे -19 आएगा और ये मेरे ख्याल से इसके बाद इंक्रीज करेगा, तो वैल्यू तो उसके बाद -19 हो जाएगी यहाँ पे, और इसके बाद वैल्यू धुआंधार बढ़ेगी इंक्रीज करेगा, तो 6 पे कुछ ना कुछ वैल्यू ऊपर की साइड होगी। आप पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी ये भी निकाल सकते हैं। 216 या 6 6 36 और 36 कॉमन ले लें, तो 6 में से 9 गया -3 और 15 6 के 90 6 96 ऐसा कुछ होगा, और ये -108 हो रहा है ना। -12 है क्या, देख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव से ही फर्क पड़ेगा, बाकी कितना है उससे मुझे लेना देना इतना नहीं है, अभी नहीं है, जरूरत पड़े आगे तो भगवान जाने। 6 6 36 ठीक है ना, 6 - 9 -3 15 6 90 96 शायद ऐसा ही कुछ आएगा यार, देख लेना। और इसके बाद ये इंक्रीज करेगा, उसके आगे का लेने ही देना नहीं है, सोचना। अब मैं क्या कह रहा था, जो अब मैं बोल रहा था ना, अब थोड़ा फील करना आप, दोनों जगह थोड़ा अलग अलग ग्राफ है, लेकिन थोड़ा फील करने की कोशिश करो कि शायद इधर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा नहीं तो डिलीट कर देता हूँ, अभी आपको ऐसे मैंने फील दिला दिया है, ठीक है। अभी सुनना, जैसे हम लोगों ने एफ एक्स का ग्राफ देख लिया, 1 से 5 और 5 से 6 में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग सबकी फील आ गई, ये कुछ ऐसा बना नहीं। अब सोचो मेरे भाई कि x को आपने 1.1 रखा, तो 1 से लेकर 1.1 तक में मिनिमम कहां पे आएगा, ऐसे फील लेते जाओ आप, तो बस ft का मिनिमम 1 से 1.1 में कहां पे आएगा, 1.1 पे ही आएगा। यानी g ऑफ 1.1 इज इक्वल टू f ऑफ 1.1। क्योंकि क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, थोड़ा मेरी बात को बार बार सुनिएगा, अगर नहीं समझ में आए तो फोटो खींच के डालने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली इसको खुद ही समझना पड़ेगा। g ऑफ 1.1 अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोले कि t को 1 से 1.1 लेंगे, t को 1 से 1.1 में मिनिमम जो ft का आएगा वही g ऑफ 1.1 होगा, वही g ऑफ 1.1 होगा। कौन, जो ft का मिनिमम होगा, कहां से कहां तक में, 1 से 1.1 में, तो भैया 1.1 पे ही तो आएगा। ऐसे ही आप 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, 2 3 4 5 तक चलते जाओ, समझ में आ गया। आप कोई भी वैल्यू लो टिल 5, हमेशा जब भी देखोगे कि फंक्शन धुआंधार घट रहा है, तो जिस x 1 से x में जिस x पे आप मिनिमम लोगे उसी x पे आएगा। यानी मैं अगर ऐसा बोल दूं तो किसी को तकलीफ होगी क्या कि gx इक्वल टू fx आ गया, किसके लिए, सिर्फ x की वैल्यू 1 से 5 के लिए। लेकिन अब आगे की कहानी सुनना दोस्त, कि अगर x आपने लिया 5 से 6, 5 पे दोनों साइड से वैल्यू सेम आएगी, x 5 से 6 लिया, जैसे आपने मान लो निकाला g ऑफ 5.1, मेरे ख्याल से अगर 1.1 एक एग्जांपल से नहीं समझ में आया तो 2 3 ले लेना 5 तक, अपने आप आपको फील्ड जनरेट हो जाएगा। लेकिन 5.1 लोगे तो अब क्या होगा, देखना, सुनना है मुझे, 5.1। तो जब आप 1 से 5.1 तक जाओगे, पेन चेंज कर देते हैं लोग, 1 से 5.1 तक जाओगे, 1 से 5.1 मतलब 5 क्रॉस करके इधर जा रहे हो, तो 1 से 5.1 पे जो मिनिमम है वो तो 5 पे ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि इसके बाद तो वैल्यू बढ़ रही है। आप 5.2 पे ले लो, g ऑफ 5.2 निकालो दोस्त, g ऑफ 5.2 निकालो, समझ में आ रहा है। तो 1 से 5.2 पे मिनिमम 5.2 पे नहीं आ रहा है, 5.1 पे नहीं आ रहा है, 5 क्रॉस करने के बाद मिनिमम जो 5 पकड़ चुका है, क्योंकि पूरे इंटरवल में आपको मिनिमम चाहिए,
तो 5 पे जो मिनिमम आ चुका है वही आएगा। मतलब मेरा कहने का ये है दोस्त कि gx जो होगा x 5 से 6 में हमेशा क्या होगा, f ऑफ 5, और x ग्रेटर देन 6 के लिए तो लिया ही हुआ है। तो यही चीज आपको बस इसमें अब अप्लाई करनी है। समझ में आ गया? तो मेरे ख्याल से अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, gx इज गोइंग टू बी एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 15x प्लस 6, यही था शायद। फिर क्या आएगा, ये कहां से कहां तक, 1 से 5, फिर 5 से 6, 5 पे किधर भी क्लोज लगा दो कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ 5, एफ ऑफ 5 की वैल्यू अपन ने निकाली थी, एफ ऑफ 5 की वैल्यू कहां निकाली थी, ये निकाली थी ना, -19 था शायद, पता नहीं, चेक कर लेना यार कैलकुलेशन वगैरह, मुझे एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। और x जो है ये 6 क्लोज था। x ग्रेटर देन 6 के लिए तो क्या था भैया, x ग्रेटर देन 6 के लिए क्या था भाई, x माइनस 18, देख लो क्या था, x माइनस 18, ये आ गया अल्टीमेटली gx का पोस्टमार्टम। समझ में आ गया? अब कोई पूछ रहा है जो 4 पार्ट, अब उसको एक एक करके देख लेते हो। पहला पार्ट बोला है gx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, यस, a इज द आंसर। gx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 6, 6 पे इधर से वैल्यू क्या आ रही है दोस्त, ये सही लग रहा है मुझे तो, a इज करेक्ट आंसर, क्योंकि 6 प्लस पे तो वैल्यू इधर से आएगी मेरे ख्याल से -12 के आसपास आएगी, और ये -19, बी ठीक है यार। RHL is not equal to LHL and function value जो भी है, gx is continuous and derivable at 5, 5 पे कंटिन्यूस तो होगा ही, f of 5 g of 5 सेम है। डिफरेंशिएबल में इधर से तो स्लोप 0 ही आएगा, और एक मिनट देख लेते हैं जरा इसका ग्राफ क्या है। 5 पे जो fx का स्लोप है f'5 वो 0 आ रहा है इधर से, ठीक है मेरे ख्याल से। gx जो होगा वो इसी का डेरिवेटिव होगा 5 पे, तो लेफ्ट हैंड साइड से भी 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड से भी 0 आ रहा है, तो c इज ऑल्सो आंसर। gx मोनोटोनिक इन 1 से 5 तो है, ठीक है, ये भी है, चारों आंसर आएंगे इसके भैया। फिर एक और सवाल था शायद, एक और सवाल था, f इज फ्रॉम क्लोज 0 से इंफिनिटी टू r आई थिंक, and this was strictly increasing function such that the function gx equal to fx minus 3x। आप इसमें इंडिविजुअल इसका f'3 से ज्यादा करके भी और वो सब करके भी निकाल सकते हो, ठीक है ना, उस वो भी एक तरीका है, और बच्चे कर भी लेते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी मैं एक जो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो f' निकालोगे तो इससे भी आपका पॉजिटिव करके कर लोगे, ठीक है ना। इसके बारे में कमेंट करना है कि कैसा है। ठीक है, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ जी एक्स और एच एक्स के टर्म में। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 3f(x) क्या आएगा भैया, 3 टाइम्स स्मॉल f(x) माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x, इन दोनों के टर्म में लिखना चाह रहा हूँ, और 3x स्क्वायर 3x है, तो एक्स क्यू और जो x वाला जो फंक्शन है वो भी यहाँ पे हम बना सकते हैं, सही है क्या? तो क्या बना सकते हैं बताओ, एक तो f(x) माइनस 3x तो है, और 2f(x) उससे तो नहीं बनेगा, 2f(x) माइनस 3x स्क्वायर, इसको थोड़ा सोच लो, 3f(x) माइनस क्या है 3x स्क्वायर, और माइनस क्या है 3x, ये ठीक है ना। तो अपन इसको थोड़ा सा बना तो सकते हैं क्या, इसका -6x प्लस 6x कर देगा ना, f(x) माइनस 3x, नहीं -3x नहीं, 2f(x) माइनस 6x, तो एक तो प्लस 3x आ जाएगा, तो ये बन जाएगा gx, ठीक है। हाँ, और इधर क्या बन रहा है, f(x) माइनस एक्स स्क्वायर ना, सोचो एक बार,
तो ये कितना बनेगा इधर एक्स क्यूब अगर जोड़ दें अपन, और माइनस 3x², और बोलो -1 + 1, तो ये 2f(x - 6x) क्या हो गया 2f(x - 3x), और प्लस क्या है f(x - x²), ये फंक्शन तो सही है ना यार, और इधर कुछ सेट हुआ है x³ - 3x², ये x - 1 का होल क्यूब है, तो मुझे लग रहा है कि -3x² और -x² प्लस x² भी आएगा शायद, +1, तो ये क्या हो गया आपका, एक बार देख लेते हैं यार, f(x - x² ही है ना फंक्शन, तो ओह नो, ये ओरिजिनल फंक्शन वही मुझे भी लग रहा था यार, थोड़ा सा लफड़ा हो गया, x³ था ये ओरिजिनल फंक्शन f(x - x³ है, और उसके बाद वाला सब ठीक है यार, तो ठीक है ठीक है ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, अब फिर से एक बार देख लो तुम लोग, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था अब मेरे को, और 3f(x) और इसको -6x + 3x, ये तो दोबारा से -3x हो गया 3x, और मुझे f(x - x³ बनाना है, तो अब ठीक है मेरे ख्याल से -x³ + x³ बैठेगा, और +1 से तो कुछ फर्क पड़ना नहीं है, मुझे तो नहीं लगता है, ये x³ सेट हो गया ना, हाँ, तो f(x - x³) और ये x² हट जाएगा भैया, चेक कर लेना यार, तो ये बन जाएगा 2gx + hx + x - 1 का होल क्यूब और +1, अब इसमें देख सकते हो हर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो हर एक फंक्शन इंक्रीजिंग है तो क्या क्या ऑप्शंस एक बार देखें क्या, तो मेरे ख्याल से हर एक फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, तो एक बोला इंक्रीजिंग इन ओपन 0 से 1, डिक्रीजिंग इन 1 से इन्फिनिटी, ठीक ही लग रहा है, इंक्रीजिंग थ्रू आउट 0 से इन्फिनिटी, ये शायद सी हो जाएगा इसका, और डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी आ ही जाएगा कुछ ना कुछ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से भी ट्राई करेंगे एक बार, चलो देख लेते हैं, f(x - 3x) और क्या भैया hx इज f(x - 3x³), सॉरी f(x - x³), बार बार इसमें गलत हो रहा है, और कैपिटल f(x) इज स्मॉल f(x - x² - x), इसका जो g' है वो क्या है f'(x - 3), तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब इसको पॉजिटिव करोगे आप तो f' 3 से तो बड़ा होगा भाई, हाँ, और इधर से बोलो h' लोगे तो क्या आएगा f'(x - 3x²), पता नहीं इसका क्या कितना जरूरत पड़ेगा, बट ये आ रहा है f'(x3), ये भी पॉजिटिव है वैसे तो 3x² ही ना, चलो इसका कैपिटल f'(x) निकाल लेते हैं, ये क्या आएगा स्मॉल f' और -2x - 1, f' 3 से बड़ा है, और 3 और 2x + 1 में देख लो कौन कौन सी चीज बैठेगी, और फिर इसका भी यूज करना हो तो देख लेंगे अपन, और f'(x) 3 से भी बड़ा है, और f' 3x² से भी बड़ा है, 3x² और 2x + 1 में कौन बड़ा है, x की वैल्यू जब 1 तक जा रही होगी दोस्त, इसमें देखना है x की वैल्यू जब हम 0 से 1 में चल रहे होंगे, ऐसे देख रहा हूँ बस, मतलब ऑब्वियस कॉमन सेंस ऐसे कि x 0 से 1 जाएगा तो ये 0 से 2 जाएगा +1, ये 0 से 3 जा रहा होगा, तो f' 3 से बड़ा है, तो 0 से 1 में तो ये मुझे कैपिटल f' पॉजिटिव दिख रहा है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर 1 से आगे लेते हो आप, 1 से इन्फिनिटी लेते हो मान लो,
तो 3x² और 2x+1 में कौन बड़ा होगा सोचो। f डैश 3x² से बड़ा है और 3x² और 2x+1 कंपेयर कर लेंगे एक बार। 3x² और 2x+1, 3x² तो कुछ ऐसा ही आएगा और 2x+1 x इक्वल टू 1 पे तो दोनों से वैल्यू 3 आ रही है, नहीं इस पे टेंजेंट टेंजेंट तो नहीं होगा ना, नहीं। चलो एक काटेगा क्या, x इक्वल y इक्वल टू 2x+1 हो गया, x इक्वल टू -½ पे 0 होगा शायद। ऐसे देख लेते हैं इसका रूट क्या आ गया। 3x² इक्वल टू 2x+1, एक तो x इक्वल टू 1 तो है ही रूट, और दूसरा रूट हो जाएगा शायद -1/3। अच्छा इधर ही काटेगा, तो ये शायद कुछ ऐसा है भाई। तो 3x² इज ग्रेटर देन क्या है 2x+1, x ग्रेटर देन 1 के लिए हो गया, नहीं तो मेरे ख्याल से इफ वी आर करेक्ट तो मेरे ख्याल से 0 से 1 में तो f डैश ग्रेटर देन 3 संभाल लेगा, और ग्रेटर देन 1 के लिए मेरे ख्याल से f डैश x जो है वो 3x² से बड़ा है, तो f डैश x डेफिनेटली 2x+1 से तो बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 3x² इज ग्रेटर देन 2x+1। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग और लगा लेना अगर लग रहा हो कहीं नहीं आया। और तो कोई सवाल नहीं था ना इसमें, एक बार देख लेता हूं मैं। नहीं मेरे ख्याल से तो यही लास्ट सवाल दिया था, 4 सवाल लिखा था बच्चे ने, और हम लोग एस्टेब्लिशिंग द इनइक्वालिटीज में कर चुके थे कंप्लीट। हाँ तो नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड। हाँ रोलिस थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, इसके एप्लीकेशंस अपन देखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो हम 2 थ्योरम्स कवर कर रहे हैं, एक तो रोलिस थ्योरम है और दूसरा लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम है, दोनों ही एक एक करके कंप्लीट करते हैं। रोलिस थ्योरम क्या कहता है, जैसे हम लोग पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, ये लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन subjected to following conditions। subjected to following condition। पहला fx is continuous, ध्यान से समझिएगा, अभी पहले स्टेटमेंट लिख रहे हैं, कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, ठीक है ना, इन क्लोज a टू क्लोज b। fx is differentiable इन ओपन a टू b, मतलब इसके कंडीशन के लिए, इसके कंक्लूजन के लिए ओपन ए से बी में भी डिफरेंशिएबल है तो चल जाएगा, क्लोज ए से क्लोज बी में डिफरेंशिएबल है ऑफ कोर्स वर्क करेगा, ठीक है ना, उसमें मना नहीं करेंगे, ये भी चलेगा वो भी चलेगा सब। एंड थर्ड f of a इक्वल टू f of b, f of a equal to f of b, then according to Rolle's theorem, there exists का सिंबल होता है, there exists at least one x equal to c belonging to open ACB। Then according to Rolle's theorem, there exists at least one x equal to c belonging to open AC open B such that f dash c equal to 0, or in other words there exists a root of the equation f dash x equal to 0 in ओपन ए टू ओपन बी। समझना पहले ये क्या कह रहा है, रोलिस थ्योरम का पूरा स्टेटमेंट फिर से मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूं कि लेट y इक्वल टू fx बी अ फंक्शन सब्जेक्टेड टू फॉलोइंग कंडीशन। 3 कंडीशन कोई फंक्शन fx फॉलो कर रहा है,
पहला कि एफ एक्स कंटिन्यूअस है क्लोज ए से क्लोज बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है ओपन ए से ओपन बी में, और एंड पॉइंट्स में फंक्शनल वैल्यू सेम है, तो रोलिस थ्योरम क्या कहता है कि कम से कम एक x इक्वल टू सी होगा इन द ओपन ए से ओपन बी सच दैट कि डैश की वैल्यू वहां पे क्या होगी 0, या फिर इन अदर वर्ड्स उसी चीज को क्या बोल रहा है कि एक रूट होगा एफ डैश x इक्वल टू 0 का ओपन ए से ओपन बी में। ठीक है ना, बिल्कुल हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, ग्राफिकली समझ सकते हैं, कैसे भी समझ सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ए और बी पे वैल्यू सेम होनी है, फंक्शन टूटेगा नहीं, यहाँ पे वैल्यू ए है, यहाँ पे बी वैल्यू है, और कोई बोला है कि नहीं भैया कोई सी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सी जहां पे एफ डैश सी 0 है, मतलब वो पहले से बोल रहा है कि बीच में कोई भी सी नहीं है जहां एफ डैश सी 0 है, और ए से फंक्शन चालू होता है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है। नहीं, जैसे कोई बोले कि नहीं सर ऐसे करके ही नीचे आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो, क्यों नहीं होगा ये वाला? क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। कोई बोले कि नहीं सर ऐसा ऐसे जाएगा ऊपर और फिर नीचे आएगा, क्योंकि नीचे आना पड़ेगा, यहां से अगर ऊपर जाता है तो फिर नीचे आना पड़ेगा, और ऐसे कर लोगे तो ऑफकोर्स डैश 0 हो रहा है। समझ में आएगा? और कोई बोला कि नहीं सर नीचे से ऊपर आ रहा है, तो आप उस केस में भी देख सकते हो डैश 0 हो रहा है। लेकिन अगर कोई बोलता है बाई कॉन्ट्रडिक्शन की लेट अस अज्यूम देयर इज नो सी जहां पे एफ डैश सी 0 हो रहा हो, और डिफरेंशिएबल हर जगह है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, टूटेगा नहीं और डिफरेंशिएबल है ए से बी में, ए और बी पे नहीं हो तो भी चलेगा, तो भाई मेरे अगर एफ डैश कहीं 0 हुआ ही नहीं तो एफ डैश या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एफ डैश अगर थ्रू आउट पॉजिटिव है तो ऊपर ही चलता जाएगा ना भाई, तो बी पे वैल्यू सेम कैसे लाएगा? और ऐसे ही अगर नीचे की तरफ चलता जाए तो भी हम लोग बोल सकते हैं कि वैल्यू सेम नहीं आ पाएगी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, टूट नहीं सकता है, बीच में नॉन डिफरेंशिएबल ऐसा गुण नहीं हो सकता है। तो सारे गुणों का अगर पालन कर रहा है कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है, फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज ए से क्लोज बी में, और डिफरेंशिएबल है ओपन ए से ओपन बी में, तो डेफिनेटली एक कोई पॉइंट होगा बीच में जहां ये डैश क्या होगा 0। तो दिस इज अ वेरी सिंपल स्टेटमेंट, समझ में आ गया मेरे ख्याल से, ठीक है ना। क्योंकि अगर 0 नहीं हुआ तो फिर बी पे वैल्यू सेम नहीं आने वाली है, ठीक है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूटी नहीं है और बीच में नॉन डिफरेंशिएबल भी कहीं नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर है रोलिस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसी तरीके से लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी जिसको कहते हैं। अच्छा, कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू। हालांकि शायद ही कोई बच्चा हो जो इसको ट्रू मानता होगा, मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से सब समझते होंगे इस चीज को। कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब कहने का ये है कि मान लीजिए कि ऐसा हो कि एफ डैश 2 कहीं 0 आ रहा हो, या एफ डैश जो है कहीं 0 हो रहा हो इन द इंटरवल x 1 से 2, क्लोज 1 से क्लोज 2 में एफ डैश कहीं 0 हो रहा है, तो पंचायती मत लगाने लग जाना कि एफ ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 2 फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होगा क्लोज 1 से क्लोज 2 में, उस तरह की बातें नहीं होंगी, ठीक है ना, कि डिफरेंशिएबल होगा। मेरे ख्याल से क्लियर है जो कह रहे हैं। तो कन्वर्स ऑफ रोलिस थ्योरम इज नॉट ट्रू, ये बहुत ऑब्वियस चीज है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चों, एलएमवीटी। सिंस ऐसा होता है बहुत बार कि कोई चीज पहले डिस्कवर होती है कोई बाद में होती है, समझ में आएगा, और उसके हिसाब से फिर उसको पढ़ते हैं या उसके नामकरण हो जाते हैं। अब जैसे लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस जो है रोलिस थ्योरम है, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन सिंस सिविलाइजेशन में ऐसे ही चला है कि पहले रोलिस आया फिर ये आया, तो दोनों की अपनी अपनी जगह है, ठीक है ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बोले इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन subjected to following condition, subjected to following condition। पहला है fx is continuous in close a to close b। दूसरा है fx is differentiable in open a से open b, बस इतना ही है, ठीक है ना। देन according to LMVT there exists
at least one x equal to c belonging to open A से open B such that f dash c equals fb minus fa upon b minus a, such that f dash c equals fb minus fa अपॉन b माइनस ए. दिस इज द रिजल्ट. अब देख सकते हो एफ बी एफ ए बराबर हो गया तो वही चीज आ जाएगी. कौन सी? रोलिस थ्योरम. ठीक है, समझ में आ गया? मेरे ख्याल से क्लियर है. ठीक है ना? आपको बोले कैसे, तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है. जैसे ए और बी पे वैल्यू सेम है तब तो रोलिस थ्योरम बदल गया. मान लो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल ऐसा है. अगर आप ये वाली साइड देखें राइट हैंड साइड, तो ये क्या है पॉइंट बताओ बच्चों? ए एफ ए, और ये पॉइंट क्या है दोस्त? बी एफ बी. व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीज टू? स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल. देखो ध्यान से, यही तो है ना. डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट. ये क्या कह रहा है कि मान लो सी कोई बीच का पॉइंट होगा, ये सी कोई भी बीच का पॉइंट हो सकता है. ठीक है ना? तो किसी ना किसी सी पे जो टेंजेंट का स्लोप है दैट मस्ट बी इक्वल टू, किसी ना किसी सी पे, फिर से बोल रहा हूं, टेंजेंट का जो स्लोप है दैट मस्ट बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट्स. ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि ज्योमेट्रिकली टेंजेंट और स्लोप एट सम x equal to c belonging to open A से open B, tangent of slope at some x equal to c belonging to open A to open B is equal to the slope of the chord joining the endpoints ऑफ इंटरवल. दिख रहा है आप लोगों को? आप कैसे भी ले लीजिए, एक से ज्यादा भी पॉइंट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरली एक ही पॉइंट हो. जैसे मान लो कि कुछ ऐसा है, नहीं तो कॉर्ड का जो स्लोप है आप देख सकते हो कि दो पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल लो. आप इस पे निकाल लो, इस पे निकाल लो, तो मतलब एक से ज्यादा पॉइंट भी हो सकता है. क्या बोलते हो? नहीं, लेकिन कम से कम एक तो होगा ही होगा. ठीक है, हम इसको रोलिस थ्योरम की मदद से भी देख सकते हैं. अब बोलोगे कैसे सर? तो रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, या उसकी जो सबसे बड़ी ब्यूटी है, या जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली चीज है, क्योंकि इतना आसान नहीं है रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी, बहुत बार तो निकल ही जाता है दिमाग से. कुछ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोफाइल हम कवर कर सकते हैं और उसको अगर आप ध्यान रखो तो उस तरह के सवाल हैं तो जरूर हो जाएंगे. ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी सवाल अगर चेंज हुआ, आप देखो एग्जांपल्स में सिखाऊंगा मैं कि भाई थोड़ा सा भी सवाल चेंज हुआ है, कुछ नई चीज आ गई, ठीक है ना, तो सबकी हालत टाइट हो जाएगी. ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे तो उसको देख के ही फिर अलविदा कह देते हैं. ठीक है, बाकी सब क्वेश्चंस में दिमाग लगाए तो ज्यादा बेटर हो जाएगा. ठीक है, तो अभी इस चीज को समझे पहले कि रोलिस थ्योरम को और एलएमवीटी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए. स्टेप वन वो फंक्शन आपको पता होना चाहिए जिसपे आप रोलिस थ्योरम या एलएमवीटी निकालोगे. आप बोलोगे फंक्शन सपने में आएगा, तो नहीं भाई, कुछ प्रॉब्लम्स अपन करेंगे, वहां से देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, किस तरीके से सोच सकते हैं, क्या क्या उसके डिमेंशंस हैं. ठीक है ना, लेकिन हर चीज जो है ऐसा नहीं है कि आपको बता, मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसी चीज भी आ सकती है जो हो सकता हो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त फील भी करेंगे. एक आध सवाल में मैं करके दिखा दूंगा ऐसी चीज जो आपको क्लियर कर देगा कि हाँ भाई ये तो मतलब मजा आ गया जिंदगी में. ठीक है, तो इसे देखना, हम रोलिस थ्योरम से प्रूव कर रहे हैं एलएमवीटी को. तो सबसे पहली चीज दिक्कत क्या होगी कि पहले फंक्शन सोचो जिससे ये रिजल्ट आए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रूव क्या करना है, पहली फील यही दिला देता हूं, आपको अल्टीमेटली प्रूव क्या करना है, ये चीज प्रूव करनी है. आपको अगर अल्टीमेटली ये चीज प्रूव करनी है मेरे दोस्त, तो आपको सबसे पहले एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसमें डैश करोगे और जीरो करोगे तो ये रिजल्ट दे. वो समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वेरी गुड. नहीं आ रहा तो ज्यादा अच्छा है. तो हम लोगों ने कि सबसे पहले हम वो फंक्शन बनाएंगे, उसको मैंने कैपिटल एफ एक्स मान लिया दोस्त. ठीक है, उसको मैंने क्या मान लिया? कैपिटल एफ एक्स. अब देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो लाइन है इस ग्राफ से हटा रहा हूं.
आप बोलोगे ये सब क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रूव करने के लिए कर रहा हूँ। और तुम बोलोगे कि आपको कैसे पता चला, भाई मैं मेहनत करता हूँ, आपको भी सिखा रहा हूँ, आप भी इस पे मेहनत कीजिए तो आपका भी थोड़ा बहुत लेवल ठीक ठीक हो जाएगा, बाकी आपके ऊपर है। जैसे ये पॉइंट है ए एफ ए और ये पॉइंट क्या है बी एफ बी। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू या y माइनस ए इक्वल टू सॉरी y माइनस एफ ए इक्वल टू स्लोप 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 जो चाहिए था एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इस लाइन का स्लोप था वो, याद करो, इनटू एक्स माइनस ए। और भैया एफ ए को उधर ले जाइए भैया तो प्लस एफ ए आ जाएगा। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो ग्राफ है एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स और ये जो लाइन है जिसका y लिखा हुआ इधर, ये दोनों एंड पॉइंट्स पे सेम वैल्यू दे रहा है, तो यानी इसका जो डिफरेंस का फंक्शन होगा उसका a और b पे वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है ना। ये एक फंक्शन है भैया, ये वाला एक फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, इसको घटा के मैंने एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मान लिया। तैयारी चल रही है, जश्न चल रहा है कि इस पे रोलिस थ्योरम लगाऊंगा। अब बोलोगे कैसे आपको दिख रहा है, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं कि ये जो दो फंक्शन मैंने जो डॉटेड से ऐसे बना रखे हैं इन दोनों की हाइट a और b पे सेम है। एफ ए निकालो तो स्मॉल एफ ए माइनस, देखना a रखोगे तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0। ये कुछ गड़बड़ हो गया क्या, हाँ सॉरी प्लस एफ ए भी तो था, हाँ वही मुझे भी लगा। तो प्लस एफ ए पूरे में था भाई, प्लस एफ ए पूरे में था, ये पूरे में था, ठीक है ना। मैंने दोनों का y घटाया, अब ठीक है एफ ए और a रखोगे तो ये साफ, तो एफ ए माइनस एफ ए कितना हो गया 0, क्योंकि दोनों का y सेम आ रहा था तो ऑफकोर्स हाइट 0 आनी थी। एफ बी निकालते हैं तो एफ ऑफ बी इधर आ गया और b माइनस ए यहां से कट जाएगा, देखते रहना, मैं चाहो तो लिख देता हूं लोग, एफ बी माइनस एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, और ऊपर क्या भी b माइनस ए और प्लस क्या भी एफ ए। तो क्या b माइनस ए दिख रहा है लुढ़कता हुआ आपको, मुझे तो दिख रहा है। और एफ बी माइनस एफ ए प्लस एफ ए कट गया तो एफ बी माइनस एफ बी 0। ये ऑब्वियस सी बात है ना यार, दो फंक्शन जिसकी हाइट सेम है a और b पे और उन दोनों को घटाऊंगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। तो ये फंक्शन पूरी तरह से तैयार है रोलिस थ्योरम को झेलने के लिए, क्यों, क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यू सेम आ रही है। 0 आना जरूरी नहीं था, कोई भी वैल्यू आती सेम आती, लेकिन इसमें 0 आ रहा है तो सेम आ रहा है, ठीक है। दूसरा ये स्मॉल एफ फंक्शन दोनों चीजों को ओबे कर रहे हैं, कंटिन्यूअस भी ए से बी में और डिफरेंशिएबल भी है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है। तो कैपिटल एफ जो है वो रोलिस थ्योरम के तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कौन कौन से तीन कंडीशन, पहला कैपिटल एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज ए टू क्लोज बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन ए से ओपन बी, और फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है ना। तो अब लेफ्ट हैंड रूल मत लगा देना, मतलब समझ रहे हो, मतलब मेरे कहने का मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शन रोलिस थ्योरम को अप्लाई कर रहे हैं। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि देयर मस्ट बी सम सी जहां एफ डैश सी 0 होगा, है कि नहीं। तो एफ डैश सी निकालोगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव, तो दैट इज एफ डैश सी, स्मॉल एफ डैश सी रख दिया है डिफरेंशिएट करके। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो एफ ए साफ कांस्टेंट 0 है, एक्स माइनस ए लीनियर है तो 1 हो जाएगा। तो देखो वही चीज आ गई ना जो चाहिए था, स्लोप लाइन से इन्वॉल्व कर लिया मैंने। इसको 0 करोगे तो ये दिख रहा है, वही आ जाएगा एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। यानी कि आपको रोलिस थ्योरम और एलएमबीटी में जो सबसे खतरनाक चीज है कि पहले आपको फंक्शन सूंघना पड़ेगा, फंक्शन क्या लगाएं जिस पे रोलिस थ्योरम और जो एलएमबीटी है वो अप्लाई कर पाए। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के ड्यूरेशन में अपन उन सब चीजों को अप्रिशिएट कर पाएंगे, समझ में आएगा, और फिर उसके बाद देख पाएंगे, ठीक है। इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्म भी है। अच्छा, एलएमबीटी को तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो एफ बी माइनस एफ ए है, दिस इज चेंज इन द इंटरवल ए टू बी, एफ बी माइनस ए चेंज इन द फंक्शनल वैल्यू, एंड व्हाट इज बी माइनस ए, द लेंथ ऑफ द इंटरवल, ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिजिक्स थोड़ा सा दिमाग में लगाना। एफ बी माइनस एफ ए क्या है, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ एफ, और लेंथ से अगर डिवाइड कर दिया लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ एफ का इन द इंटरवल ए टू बी। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन, एवरेज, ये इंटरवल लेंथ ऑफ इंटरवल से डिवाइड कर दिया, लेंथ नहीं, इसे टाइम के इंटरवल से डिवाइड कर दिया वैसे टाइप का, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, रेट ऑफ, एवरेज रेट ऑफ चेंज, दिस साइड इज व्हाट, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन ए टू बी। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है।
और एफ डैश सी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू सी। एफ डैश सी क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है ए से बी में, तो क्या बोल रहा है ये कि जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है इंटरवल है भाई, वो इंटीरियर पॉइंट के किसी ना किसी इंटीरियर पॉइंट के इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। दिस इज मेरे ख्याल से वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द फिजिक्स, यू ऑल कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट भी हम लोगों ने बात कर लिया। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेरे भाई ऑल्टरनेट स्टेटमेंट। ऑल्टरनेट मतलब दूसरा एक स्टेटमेंट है एलएमवीटी का, समझ में आया क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ एलएमवीटी ज्यादा यूज नहीं होता है, पहला वाला ही होता है मेनली, बट बता देता हूं ताकि कभी कुछ आए तो आप हैंडल करने के लायक हो। वो जो ए टू बी था, बी को ए प्लस एच कर देंगे। लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स, बी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इन क्लोज ए से ए प्लस एच एंड ओपन ए से ए प्लस एच रेस्पेक्टिवली। वही चीज है, बी की जगह ए प्लस एच रख दिया। देन देयर एग्जिस्ट at least one number theta belonging to open 0 से open 1 such that f of a plus h equal to f of a plus h times f dash a plus theta h। ये है ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ एलएमवीटी, कुछ खास नहीं है। प्रीवियस वाले को ही पकड़ दो, ठीक है ना। प्रीवियस वाले को कैसे पकड़ दोगे मेरे भाई, कि हम लोग बोल रहे हैं ए से ए प्लस एच इंटरवल है और सी की जगह बीच में एक कोई पॉइंट पकड़ लो ए प्लस थीटा है, जहां थीटा को घुमा दो ओपन 0 से 1 में। ओपन 0 से 1 ही लिखा होगा मेरे ख्याल से, मैंने स्टेटमेंट है, एक बार देख लेता हूं कुछ गलत तो नहीं है। हाँ, तो थीटा को जब 0 से 1 करोगे तो थीटा जब 0 को टेंड करेगा तो ये सी पॉइंट ए की तरफ टेंड करेगा, और थीटा जब 1 की तरफ जाएगा तो ये पॉइंट ए प्लस एच, मतलब ये समझ में आ रहा है, सी का रोल प्ले कर रहा है। तो एफ डैश सी की जगह क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस थीटा एच, और ऊपर क्या आता है एफ बी, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन ए प्लस एच माइनस ए। तो देख रहा है ए गया, और एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। एफ ऑफ ए को उधर भेज देना, तो एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच। दिस इज ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट ऑफ एलएमवीटी। आई होप इट इज क्लियर। नहीं, मेरे ख्याल से ये चीज लिखी होगी मैंने। तो ये तो मेरे ख्याल से स्टेटमेंट्स हो गए आरटी मतलब रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी के। और अगली बार हम लोग क्या है, इस पे सवाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। सवाल मतलब ऑफ कोर्स इस पे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस पे मैं कुछ होमवर्क वगैरह दे देता हूँ आप लोगों को, टाइम मिले तो जरूर ट्राई कीजिएगा। हाँ, नहीं मिले तो अब कैसे करोगे बताओ। हाँ, तो मैंने एडिशनल में लास्ट टाइम कुछ क्वेश्चन दे दिए थे शायद, याद करो। तो एडिशनल में मैं अभी भी थोड़े से और सवाल देता हूँ, तो सब्जेक्टिव वाले ढंग के हैं, तो उसको ट्राई करते रहना भैया। 72 तक दिया था मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो 73, 74, 75, 76, 77, 78, ये तो हो गया एडिशनल का कार्यक्रम। इसका हमने डू योरसेल्फ वगैरह किया था क्या, देख लेना। इसका जो डू योरसेल्फ इलस्ट्रेशन में कुछ जो बचा होगा वो कर लेंगे। रिमेनिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, राइट।
ठीक है। और फिर एक्सरसाइज 3 में थोड़ा बहुत ट्राई कर लेना। रोलिस थ्योरम और एलएमवीटी से भी आए तो परेशान मत होना, थोड़ा खुद से पहले करके देखना, ऐसे घबराने की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 1-2, 15 तक कर लो, ठीक है ना। जहां भी इंटीग्रेशन वाले सवाल आएंगे उसको भी छोड़ देंगे, ठीक है ना, उसको अपन बाद में करेंगे, मतलब वो इंटीग्रेशन में ऐड हो जाएगा। ओके, तो फिर आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़िए, मन लगा के पढ़िए।